हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 21 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया exempted certain religious categories from Foreigners Act 1946 अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, सिटीजनशिप का जो चैप्टर है इट इज डेल्ट बाय पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। उसके अंदर है आर्टिकल 5 to 11। अब 5 to 11 के अंदर जो प्रोविजंस है दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर। उसके अंदर कोई इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं है कि किस तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। उसके अंदर सिर्फ यही एस्पेक्ट है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 जनवरी 1950, कौन से बेसिस पे हमारे जो इंडियन सिटीजन्स है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। So constitution has provisions only to identify who are legitimate Indian citizens at the time of commencement of constitution। उसके अंदर ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि जहां से आप इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ले सकते हैं। उसके लिए पार्लियामेंट ने फिर सिटीजनशिप एक्ट बनाया था 1955 में, राइट। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि रिसेंटली जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था तो उसके अंदर टोटल 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज थी कि जिनको ये पर्टिकुलर एक्ट है उसके अंदर से एग्जेम्प्ट किया गया था। सो देयर आर टोटल 2 एक्ट्स। फर्स्ट इज फॉरेनर्स एक्ट 1946, सेकेंड इज पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920। इसके अंदर से टोटल 6 कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट किया गया था। दे आर हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट, राइट। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। अगेन सीएए जो है वो न्यूज में है, इस वजह से इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about Swachh Sarvekshan 2020? First, it ranks only urban areas based on hygiene and sanitation conditions. Second, the survey is directly carried out by Ministry of Jal Shakti. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि इसके अंदर सिर्फ अर्बन एरियाज को ध्यान में लिया जाएगा बेस्ड ऑन दी हाइजीन एंड सैनिटेशन कंडीशंस, और फिर उसके बेसिस पे उनको रैंक दिए जाते हैं, राइट। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो सर्वे है उसको कौन कंडक्ट करता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। द सर्वे इज कंडक्टेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। सो हमारा आंसर होगा ए, वन ओनली। सो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। So question number 3, which of the following statement is or are correct about results of Swachh Sarvekshan 2020? First, Chhattisgarh secured the rank of the cleanest state having more than 100 urban local bodies। मतलब कि जिस स्टेट में 100 से ज्यादा अर्बन लोकल बॉडीज है, ऐसे स्टेट में छत्तीसगढ़ जो है उसका रैंक फर्स्ट आया है। सेकेंड स्टेटमेंट, इंदौर सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक अमंग ऑल द सिटीज फॉर द 6th टाइम इन अ रो। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रैंक आया है कि जिस स्टेट में अर्बन लोकल बॉडीज 100 से ज्यादा हो। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अगर आपको स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में ठीक से पता है, सो इट वॉज स्टार्टेड इन 2016 और एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी 6 बार तो नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे 6th टाइम इन अ रो लिखा है, ये गलत है। ये चौथा सर्वेक्षण है और 4 बार इंदौर का रैंक जो है वो फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है इंदौर ने। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। अगेन इसके जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गए हैं
तो इसके बारे में आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, द सन स्टार्ट्स शाइनिंग वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। मतलब कि जब सन जो है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर राइज होना स्टार्ट होगा, तो उस वजह से इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो स्टार्ट होगी। व्हाट इज लाइकली टू हैपन, फर्स्ट ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सेकेंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थर्ड, ITCZ शिफ्ट्स साउथवर्ड्स। एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, ITCZ जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखिए अर्थ के ऊपर यहां पे जनरली होता है ITCZ, जिसे हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ऊपर है, राइट। सो अगर सनशाइन जो है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, देन दिस ITCZ विल शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। जहां पे ट्रॉपिकल एरिया बनता है उस जगह पे ITCZ जो है वो शिफ्ट होगा। तो ये कौन से महीने में होता है, जून महीने में, राइट। तो आंसर होगा ए। अब देखिए सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो कभी भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस नहीं करते, दे क्रॉस इक्वेटर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस नहीं करते। तो सेकंड भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट है। यहां की हमने देखा इट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, तो हमारा आंसर होगा ए, ITCZ शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड। सो पूरे इंडिया में जो अभी मानसून की सीजन की वजह से काफी सारी जगह पे एक्सेसिव रेनफॉल की सिचुएशन है, और रेनफॉल जो है itself is an important topic of both prelims and mains. Question number 5, which of the following statement is or are correct about herd immunity? Herd immunity के बारे में कौन से statement correct? First, it is a stage of an epidemic in which some of members of a population group remain protected from infection. Second, it can be achieved only थ्रू वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीजेस। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए फर्स्ट जो है उसकी डेफिनेशन है कि किसी भी एपिडेमिक के अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रुप है और ग्रुप का मेजर पोर्शन जो है वो इस पर्टिकुलर डिसीज से इम्यून है, तो ऐसे स्टेज को हम हर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। हर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप, राइट। सो ग्रुप के अंदर the major part of the group remains immune to the disease, तो इसे हम कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, herd immunity। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, because it can be achieved by two ways। फर्स्ट कि आप सभी को वैक्सीन लगवा दें, सो वैक्सीनेशन से herd immunity जो है वो बन सकती है। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि मेजोरिटी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, राइट। कि ऑलरेडी मेजर पार्ट जो है वो पहले इन्फेक्टेड था उस डिसीज से और अभी वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो सकती है। सो देयर इज टू वेज, और यहाँ पे ओनली वर्ड लिखा गया है और इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो हमारा आंसर होगा ए, वन ओनली। सो दिल्ली के अंदर जो सेरोलॉजिकल टेस्ट हो रहे हैं उसमें 29.1% पीपल हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज। मतलब कि एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि दिल्ली इज मूविंग टॉवर्ड्स अचीविंग द हर्ड इम्यूनिटी, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इस थेरेपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट सीक्स टू मेक यूज ऑफ एंटीबॉडीज developed in the recovered patients of COVID-19. Second, this therapy is being used to treat any infectious disease for the first time. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं उनके अंदर से, उनके प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज जो है वो निकाले जाएंगे
और फिर दैट विल बी ट्रांसफ्यूज्ड टू द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इसे कहते हैं कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसके अंदर द एंटीबॉडीज इज यूज्ड फ्रॉम अ पर्सन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज। यहां के केस में है कोविड-19। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज सबसे पहले ये थेरेपी जो है वो यूएस ने स्टार्ट की थी इन 1918 टू 1920 ड्यूरिंग द स्पेनिश फ्लू। फिर उसके बाद हांगकांग ने स्टार्ट की थी टू ट्रीट सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर उसके बाद इसको स्वाइन फ्लू के अंदर भी यूज किया गया था, एंड इबोला वायरस को ट्रीट करने में भी इसे यूज किया गया था, राइट। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है, इस वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। प्लाज्मा बैंक जो है वो न्यूज में है कि प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 पेशेंट्स इन गुरुग्राम सीज फ्यू डोनेशंस। सो सबसे पहली हमारे देश की सबसे पहली प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी, जहाँ पे प्लाज्मा जो है वो डोनेट किए जा सकता है। सो एनी हेल्दी पर्सन बिटवीन दी स्पेसिफाइड एज ग्रुप कैन डोनेट प्लाज्मा इनटू दिस। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement is incorrect about Atal ranking of institutions of innovation achievements? ARIIA 2020 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। सेकेंड, द लेटेस्ट ARIIA has a special focus on women-centric institutions. Third, it ranks only higher education institutions and universities in India. Fourth, all of the above are correct. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव नहीं है, इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज करंटली रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि 2020 का जो ARIIA है उसके अंदर ऐसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो सिर्फ वुमेन्स को पढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है और उसके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है। सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि इसके अंदर सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज जो है उनको रैंक दिया जाता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हमारा आंसर होगा ए। सो 2020 की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, उसके अंदर टोटल 674 इंस्टीट्यूशंस ने पार्ट लिया है। तो इसी के साथ आपको एक और टॉपिक जो है उसके ऊपर पढ़ना चाहिए, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर अरुणाचल प्रदेश एज पर आर्टिकल 371H of the Constitution? First, governor is responsible to ensure that law and order in the state is maintained properly. Second, powers given to governor under this act cannot be seized by president. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट इज करेक्ट। अब देखिए आर्टिकल 371H के अंदर ये प्रोविजन है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। तो उसके लिए गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, बट दैट कैन बी यूज्ड ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसके ऊपर गवर्नर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, राइट। अब उसके अंदर ये भी प्रोविजन है कि ये जो पावर है इट कैन बी सीज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये कहा गया है कि इट कैन नॉट बी सीज्ड, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। और उसी आर्टिकल के अंदर एक और प्रोविजन ये है कि मिनिमम काउंसिल ऑफ मिनिमम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 रहेगी, राइट। सो सेकंड इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट पूछा है, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो अगेन अरुणाचल प्रदेश जो है वो न्यूज में है बिकॉज इट इज डिमांडिंग अ स्टेटस अंडर 6th शेड्यूल, राइट। ओके, question number 9, which of the following factors will lead to improvements in child and maternal nutrition? मतलब कि कौन से फैक्टर की वजह से चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड मैटरनल न्यूट्रिशन दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट्स होगी। फर्स्ट, इंक्रीजिंग द एज फॉर मैरिज,
सेकेंड, इंप्रूविंग एजुकेशन। थर्ड, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों के तीनों फैक्टर जो है वो करेक्ट है। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जो दे आर कंसिडरिंग दैट द मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 18 to 21, राइट। सो अगेन मिनिमम एज फॉर मैरिज जो है वो न्यूज़ में है, और उसी के अंदर उन्होंने ये स्टडी की थी कि जो वुमेन्स है अगर उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, मदर्स को, सॉरी। सो फर्स्ट इज यंग मदर्स, जहाँ पे एज ग्रुप होगा 10 to 19। फिर उसके बाद यंग एडल्ट मदर्स, जहाँ पे एज ग्रुप होगा 20 to 24। और उसके बाद है एडल्ट मदर्स, दैट इज 25+। तो अगर तीनों के अंदर अगर हम चिल्ड्रन को कंसिडर करें, सो चिल्ड्रन बॉर्न टू यंग मदर्स आर मोर स्टंटेड बाय 5% देन दिस ग्रुप। मतलब कि ये मदर्स के जो चिल्ड्रन है उन बच्चों से यहाँ पे स्टंटिंग का प्रेवलेंस जो है वो 5% ज्यादा है। और इस ग्रुप के साथ कंपैरिजन करें तो उन बच्चों से यहाँ पे स्टंटिंग का प्रेवलेंस जो है वो 11% ज्यादा है। मतलब कि जो यंग मदर्स है वहां पे पुअर न्यूट्रिशन कंडीशंस की वजह से स्टंटिंग का प्रेवलेंस जो है वो ज्यादा होता है। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट कम हो तो उसे स्टंटिंग कहते हैं। तो ये स्टंटिंग का प्रेवलेंस जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम मैरिज की एज जो है वो इंक्रीज करें, देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दीज 2 ग्रुप्स ओनली। तो इस वजह से फर्स्ट फैक्टर जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। उसी स्टडी के अंदर ये भी फाइंड किया गया था कि एजुकेशन की क्या इम्पैक्ट होती है चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन के ऊपर। और थर्ड भी करेक्ट है कि अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होगी देन दी न्यूट्रिशन लेवल विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। सो जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है, तो द मैरिज एज मिसकंसेप्शन आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है, काफी अच्छा एडिटोरियल है। इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म स्पुतनिक 5 इज सीन इन न्यूज, इट इज अ डैश। ऑप्शन ए, रॉकेट लॉन्चर यूज्ड बाय नासा रिसेंटली। ऑप्शन बी, स्पेस कैप्सूल डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। ऑप्शन सी, वैक्सीन फॉर कोविड-19 डेवलप्ड बाय रशिया। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि रशिया ने रिसेंटली इसकी वैक्सीन जो है वो डेवलप की है और उसका नाम है स्पुतनिक 5। तो आज के न्यूज़पेपर में है कि रशिया ने ये कहा है कि स्पुतनिक 5 विल बी अवेलेबल टू इंडियंस। राइट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।